हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति के आणविक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं हम सभी। मैं समता आपकी उसमें हेल्प कर रही हूँ कि किस तरह से आपको वंशागति के आणविक सिद्धांत यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में इस चैप्टर में हमें बात करनी है। पिछले सेशन में हमने ये जाना कि जो डीएनए होता है, पहले तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है वो गुणसूत्र के रूप में मौजूद होता है हमारी कोशिकाओं में, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कोशिका विभाजन के समय पे ये देखे गए हैं, है ना। स्ट्रेन को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए कोशिका विभाजन के समय पे देखे गए हैं। आपने देखा कि वो न्यूक्लिक अम्ल से बने हुए होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल जो है उसकी संरचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनते हैं। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाता है और जो आरएनए में प्रेजेंट होता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, उसी की चेन से मिलकर के आपका डीएनए और आरएनए बनता है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये कौन कौन से कंपोनेंट्स से बनता है उसके बारे में हमें बात करनी है, जिसमें हमने बात करी थी कि सबसे 3 कंपोनेंट्स से मिलकर के बनता है। तो पहला कंपोनेंट होता है आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब 5 इसमें कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। ये जो पेंटोज शुगर है ये भी डीएनए में अलग तरीके का पाया जाता है, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, और आरएनए में जो प्रेजेंट होता है वो केवल राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। उसके दोनों के अंतर के बारे में हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड पे, उसको पढ़ेंगे और उसके आगे की कंपोनेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बच्चों कि अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, यानी एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, यानी कि अगर उसको हम हिंदी में बोलें तो पेंटोज का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ जिसमें 5 कार्बन, मतलब 5 नंबर के लिए ये पेंटोज वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि मोनोसेकेराइड टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है जिसमें 5 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। आरएनए में ये राइबोज शुगर के रूप में प्रेजेंट होती है और डीएनए में ये डीऑक्सीराइबोज शुगर के रूप में प्रेजेंट होती है। क्या देख रहे हैं आप, राइबोज शुगर के रूप में ये आरएनए में प्रेजेंट होती है और डीऑक्सीराइबोज के रूप में ये डीएनए में प्रेजेंट होती है। इसमें आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके की संरचना है, जहां पे मैंने आपको बताया कि एक ऑक्सीजन कम है लोकेशन नंबर 2 पे, है ना, ये मौजूद है डीएनए में, और जब राइबोज की बात हो रही है तो ये मौजूद है आपका आरएनए में, ठीक है। इसको आप स्क्रीन से देख करके खुद से जब बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना। खुद से आप बनाइए, पॉइंट वाइज पहले स्ट्रक्चर बनाइए, उसके 1 2 3 4 5 नंबरिंग दीजिए और उसके बाद जब आप उसमें OH और H ग्रुप्स को ऐड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको H लगाना है और कहाँ पे OH लगाना है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है, आपको सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड का जो दूसरा कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट हो गया पेंटोज शुगर और दूसरे कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा कंपोनेंट क्लियर है बच्चों सभी को, ये आपने राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर बना लिया होगा अपनी कॉपी में। दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस, यानी कि ये नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड्स हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है, आप डीएनए के स्ट्रक्चर को ध्यान दें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि डबल स्ट्रैंड्स जो थे उसके बीच में कुछ ब्रिजेस जैसी संरचना बनी हुई थी। ये जो ब्रिजेस जैसी संरचना बनी हुई थी, जो पुल के जैसी संरचना बनी थी बच्चों, ये पुल की जैसी संरचना जो है ये नाइट्रोजनस बेसेस से बनी हुई होती है ना, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 2 स्ट्रैंड्स नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही परफेक्ट दूरी पर ही रहते हैं, मतलब कहीं कम दूरी कहीं ज्यादा दूरी नहीं होती है। तो वहां पे ये वो जो बेस होता है, जो वो ब्रिज होता है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, जो आपको स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ा, वो नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको ध्यान से देखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ये किस तरीके का कंपाउंड होता है? हेटेरोसाइक्लिक, यानी कि डबल साइकिल आपको इसमें दिखाई पड़ रही है ना, एक ही ये गोला नहीं दिखाई पड़ रहा है, दो दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे एक और बन गया, तो ये क्या हो गया? ये है हेटेरोसाइक्लिक, वन साइकिल और ये सेकेंड साइकिल, तो एक साइकिल से ज्यादा है, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है ये, और कैसा है? नाइट्रोजनस, जिसमें बहुत सारा नाइट्रोजन भी मौजूद है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विद प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। एसिड और बेस के बारे में आप छोटी क्लासेस से ही केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, तो ये कैसा है? ये क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी ये जो पदार्थ है इसमें नाइट्रोजन मौजूद है और क्षार की क्वालिटी इसमें मौजूद है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्षार से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं। क्षार होने का मतलब क्या है? कि जिसका पीएच लेवल जो है, पीएच लेवल से ही डिसाइड होता है कि अमुक पदार्थ जो है वो अम्लीय है या अमुक पदार्थ क्षारीय है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डीएनए की, जो न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन उस न्यूक्लिक अम्ल में जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं उसमें जो डबल स्ट्रैंड है, तो स्ट्रैंड के बीच में जो ब्रिज लगा हुआ है वो क्षारीय है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो बेसिस का पेयर होता है। दो तरीके के ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पाए जाते हैं आपके। पहले को हम कहते हैं प्यूरीन्स और दूसरे को हम कहते हैं पिरिमिडीन्स, है ना। अब इसको एज इट इज हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम शब्द ही है, इसका कुछ दूसरा हिंदी में अलग से शब्द नहीं है। तो इसको अगर लिखना है आपको तो आप हिंदी में भी प्यूरीन और पिरिमिडीन ही लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए बार बार आपको ये सलाह दी जाती है कि इंग्लिश के वर्ड्स को सुनने की आदत डालिए, इंग्लिश के वर्ड्स को एक्सेप्ट करने की आदत डालिए, क्योंकि कुछ क्या 90% से ज्यादा जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको हिंदी में, मतलब अगर आप चाहते हैं प्यूरिन्स लिखना तो आप क्या करेंगे? इसको आधा प या पर बड़े ऊ की मात्रा, रा पे बड़ी ई की मात्रा और न, ऐसे ही प्यूरिन लिखा जाएगा। जैसा ये है सेम ऐसा ही प्यूरिन लिख दिया जाएगा, पर प्यूरिन का कुछ हिंदी मतलब नहीं है, है ना। आपको ये इंग्लिश में, उसको आप चाहें तो अपनी हिंदी में लिख सकते हैं, है ना, लेकिन लिखना प्यूरिन ही है। तो आप चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, आपको माइंड में जो वर्ड है वो प्यूरिन और पिरिमिडीन बैठाना है, ठीक है। दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस मौजूद होते हैं, पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। अब ये प्यूरिन्स कहाँ मौजूद हैं और पिरिमिडीन्स कहाँ मौजूद हैं, प्यूरिन्स में क्या क्या होता है और पिरिमिडीन्स में क्या क्या होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे आगे, है ना। जंप करेंगे तो आपको चीजें याद भी नहीं होंगी और समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा टफ, मतलब बच्चों के लेवल के हिसाब से ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है ना। इसमें आप देख रहे हैं दो प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार क्या है? प्यूरिन्स। अब ये जो प्यूरिन्स हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो प्यूरिन्स हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है एडिनिन और दूसरा प्रकार है गुआनिन। क्या है? पहला है एडिनिन और दूसरा प्रकार है गुआनिन, ठीक है। अब ये 9 मेंबर्ड रिंग होता है। कैसा होता है? 9 मेंबर्ड रिंग होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ऊपर की तरफ चला गया 9। तो 9 मेंबर्ड रिंग होता है ये। स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें, एडेनिन का स्ट्रक्चर अलग है, गुआनिन का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। किस लोकेशन पे क्या चीज मौजूद है, किस लोकेशन पे क्या चीज नहीं मौजूद है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस स्ट्रक्चर के बारे में मतलब इतना डीप में आपका बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपका ये क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये नीट के एग्जाम में या कंपटीशन के लेवल पे आ सकता है। स्पेशली केवल इसका डायग्राम दिखा करके या इसका संरचना दिखा करके आपसे इसका नाम नहीं पूछा जाएगा,
है ना। लेकिन फिर भी आप इसको अपने हाथ से जरूर बनाएंगे ताकि आपको ये चीज याद हो जाए इसकी क्वालिटी की, ये 9 मेंबर्ड रिंग होती है। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक यानी एक साइकिल से ज्यादा साइकिल्स प्रेजेंट होती हैं। और एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे ऊपर NH2 मौजूद है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ NH2 नहीं है बल्कि ग्वानिन में O मौजूद है। NH2 यहाँ पे नीचे की साइड मौजूद है, बस इतना ही अंतर है, अदरवाइज चीजें सेम है। यहाँ पे एक NH मौजूद है, यहाँ पे नीचे की तरफ NH मौजूद है। तो अंतर कहाँ कहाँ पे है, इस जगह पे एक एक्स्ट्रा H मौजूद है, यहाँ पे देखो सेम N है, यहाँ पे O मौजूद है जहाँ पे आपका एडेनिन में NH2 मौजूद है, और यहाँ पे आपका अंतर दिखाई पड़े, यहाँ पे एक H2 एक्स्ट्रा है ग्वानिन में। तो 3 पॉइंट्स आपको मैंने बताया, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो एडेनिन और ग्वानिन का जो अंतर है वो आपको समझ, और सारा का सारा जो साइकिल है वो सेम बना हुआ है। आप देखें यहाँ पे O मौजूद है, यहाँ NH2 मौजूद है, यहाँ पे NH है, यहाँ पे केवल N है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे केवल N है। सेम इस वाले पॉइंट पे NH मौजूद है, यहाँ वाले पॉइंट पे N मौजूद है, यहाँ वाले पॉइंट पे भी N मौजूद है। तो एडेनिन और ग्वानिन, अब इसको अगर आपको लिखना है तो इन वर्डिंग्स को आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए आपको हिंदी में ही लिखना है तो इन वर्डिंग्स को आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? ठीक है, आपको ये अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? है ना, अगर यहाँ पे आपको लिखना है एडेनिन, यहाँ पे लिखना है आपको ग्वानिन, तो किस तरह से लिखेंगे? यही। तो आप चाहें तो इंग्लिश में स्पेलिंग लर्न कर लें, इंग्लिश में ही लिखें, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश में ही लिखें, है ना, क्योंकि 12th के बाद आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं, चाहे मेडिकल में चले जाएंगे, चाहे आप BSc करेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में चल जाएंगे, आपके जो ये वर्ड्स है ना ये आपको इंग्लिश में मिलेंगे, है ना। तो कोशिश करें इसकी स्पेलिंग के साथ लर्न कर लें और इंग्लिश में ही लिखें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको आपको हिंदी में, जिसका कोई, केमिकल्स का हिंदी नाम नहीं होता, केमिकल्स का एक दैनिक जीवन में हम उसको यूज करते हैं कभी कभी, कुछ सामान्य केमिकल्स को, तो उनके नाम होते हैं, अदरवाइज जो केमिकल्स हैं वो एज इट इज आपको इंग्लिश वाला शब्द जब प्रैक्टिस में आप बोलते रहते हैं तो आपको वो हिंदी में भी याद हो जाता है, हिंदी में ही आप लिख लेते हैं। लेकिन ये आप चाहें तो उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे अलग सा एक अपने मन में आप ठान लें कि कठिन कुछ भी नहीं है, है ना। बहुत पुरानी कहावत है बच्चों कि कुछ कठिन नहीं है, कोई काम नहीं है मुश्किल, कर किया इरादा पक्का। तो अगर आपने इरादा पक्का कर लिया कि आपको इंग्लिश पर शिफ्ट होना है या हिंदी को आप कनेक्टिंग वर्ड्स में लिखें, और वर्डिंग्स जो हैं आपकी, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आप इंग्लिश में लिख लो और हिंदी में, जैसे एक सेंटेंस लिख के आपको बताती हूँ मैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। अब ये सेंटेंस कैसा है? वैसे तो ना हिंदी है और ना इंग्लिश है ना, लेकिन आपको मेन पॉइंट जो है वो इंग्लिश में आपको याद हो जाएगा और ये आपने कनेक्टिंग अपने आप बना दिया हिंदी में। ठीक है, अब इसी प्रकार से 2 प्रकार में ऐसे किया, यहाँ पे आप प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स लिख लेंगे, यहाँ पे आप पिरिमिडिन्स लिखेंगे और इसी को आप हिंदी में लिखें तो ये ऐसे आ जाएगा प्यूरिन्स और यहाँ पे आ जाएगा पिरिमिडिन्स। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कैसे हम, ये जो बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की कि हम हिंदी से इंग्लिश पे कैसे शिफ्ट हो जाएं, या हम हिंदी में ही सारा याद कर लेते हैं और मीडियम इंग्लिश हो गया है, समझ में नहीं आता है, हिंदी में मुझे आसान होता है कॉपी में पूरा आंसर लिखने में, पर इजीली हम इंग्लिश लैंग्वेज में सोच नहीं पाते हैं, इसलिए हम लिख नहीं पाते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको केवल
जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो इंग्लिश में याद रखिए, और कनेक्टिंग जो सेंटेंस है वो आप अपनी भाषा में, क्योंकि ये सभी बच्चों को पता है, जैसे आप लोगों का मीडियम यदि हिंदी है तो क्या करते हैं, जो मातृभाषा होती है बच्चे उसमें एक्सप्रेस ज्यादा कर पाते हैं, है ना। तो कोई जरूरत नहीं है आपको कि बिल्कुल आप 100% इंग्लिश पे शिफ्ट हो जाएं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आप इंग्लिश में ही समझिए और उस पर शिफ्ट करने की कोशिश करिए। इस अभी बहुत टाइम है, आप जैसा जैसा, और आपको इजी लगने लगेगा जब आप हिंदी के वर्ड्स और इंग्लिश के वर्ड्स, जब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश वाला शब्द आसान लगेगा और हिंदी वाला शब्द क्या लगेगा आपको, कठिन लगेगा, क्योंकि हिंदी वाला बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत क्लिष्ट हिंदी होती है जो हिंदी वाली बुक में है ना। तो कोशिश क्या करें कि मिक्स मैच करके आप पढ़ें, ताकि आपको आसान, जो आपकी रोजमर्रा की भाषा है ना, जैसा हम सामान्य तौर पर बातचीत करते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, उसको आप अगर पढ़ने लग जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना भी और याद भी रखना। ठीक है, तो हमने किसके बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली कि ये जो दो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट से मिल करके न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। पहला कंपोनेंट है आपका पेंटोज शुगर, जो 2 प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होता है डीएनए में और राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है आरएनए में। दूसरा चीज है नाइट्रोजनस बेस, जो आपको जब आप डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बीच में जो सीढ़ी जैसे डंडों जैसी संरचना दिखाई पड़ती है वो है नाइट्रोजनस बेस। ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसके अंदर क्षारीय गुण मौजूद होता है और ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्यूरिन्स और दूसरा प्रकार होता है पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स जो हैं वो 9 मेंबर्ड रिंग होती है, इसके भी 2 एग्जाम्पल हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, अब इतना अगर आपको याद हो गया है तो फिर हम अगले पेज पर चलेंगे। अगले पेज में देखेंगे हम पिरिमिडीन के बारे में। आपको आज पेंटोज शुगर, प्यूरिन और पिरिमिडीन तीनों याद हो जाने चाहिए आपके दिमाग में। पिरिमिडीन जो होती है इसमें आपको ये 3 प्रकार की दिखाई गई है। पिरिमिडीन जो होती है वो 3 प्रकार का इसका एग्जाम्पल है। ये भी कैसी है, ये भी आपकी पिरिमिडीन जो है आपकी बच्चों, ये भी कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि इसमें भी साइकिल्स की संख्या जो है 1 से ज्यादा है ना, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। लेकिन ये 6 मेंबर्ड रिंग है। प्यूरिन्स कैसा था, 9 मेंबर्ड रिंग था, लेकिन पिरिमिडीन कैसा है, 6 मेंबर्ड रिंग है। इसके 3 उदाहरण आपको दिए गए हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायामीन। कौन कौन से हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायामीन। तो देखेंगे साइटोसिन की संरचना कैसी है, साइटोसिन की संरचना में देखेंगे थायमीन और यूरेसिल देखेंगे। साइटोसिन में आप देख रहे हैं कि क्या चीज है, ऊपर की तरफ NH2 प्रेजेंट है, थायमीन और यूरेसिल में OO प्रेजेंट है। फिर क्या देख रहे हैं, अंतर, हम संरचना को पहले डिजाइन सेम बना देंगे फटाफट। देखो सब में एक जैसा डिजाइन कॉमन है, ये ऐसा ऐसा फिर ऐसा और उसके बाद ऐसा ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, अब इसमें आपको फिल कर लेना है और उसको ही याद कर लेना है। यहाँ पे है NH, तीनों में कॉमन है, नीचे NH है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं N लिखा है, N तीनों में कॉमन है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है। लेकिन थायमीन और यूरेसिल में H भी मौजूद है ना। तो एक नया स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाएंगे जिसमें यहाँ पे N के साथ H भी लिख लेंगे, एक दूसरा और स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसमें N के साथ H लिख लेंगे। ठीक है, अब अंतर कैसे समझेंगे, नीचे NH लिखा तो तीनों में फटाफट से NH भर देंगे, यहाँ पे भी NH लिख देंगे, इस वाले में भी NH लिख देंगे, स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही बना लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कैसा है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कैसा है, डबल बॉन्ड है, ऐसे। है ना, यहाँ पे कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से जब आप
कोई भी स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर को, उसके चित्र को जब लर्न करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही आप लर्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साइटोसिन देखेंगे, नीचे की तरफ NH मौजूद है, एक O के साथ N और NH2 ग्रुप मौजूद है, साइटोसिन कहलाता है। इसमें आपका NH और दो जगह पे O प्रेजेंट है, ये थायामीन कहलाता है। और यूरेसिल में भी NH और NH मौजूद है, यहाँ O और O मौजूद है। अब इसमें आपका थायमीन और यूरेसिल का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक समान लग रहा है। तो जैसे हम इसमें भी बोलेंगे, जब छोटे थे हम तो छोटे में एक एक्टिविटी होती थी क्लासेस में, क्या एक्टिविटी होती, चित्र देख करके अंतर बताइए, ऐसा होता था। अब इसमें थायमीन और यूरेसिल में केवल एक छोटी सी डंडी का अंतर है। क्या? इस पॉइंट को ध्यान से देखें, यहाँ पे ये मौजूद है और यहाँ पे ये मौजूद नहीं है, ये मिसिंग है इस जगह पे। और थायमीन में ये प्रेजेंट है, डॉट्स के सहारे से दिखाया मैंने आपको। यूरेसिल में ये एब्सेंट है और थायमीन में ये प्रेजेंट है बॉन्ड, बस इतना सा अंतर है। तो थायमीन यूरेसिल की संरचना एक समान है, केवल एक बॉन्ड का डिफरेंस है। और साइटोसिन थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है, क्यों? वहां पे सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 मौजूद है और थायमीन और यूरेसिल दोनों में OO मौजूद है डबल बॉन्ड के साथ। और सारी संरचना समान है, यहाँ पे एक NH ही प्रेजेंट है, दूसरा N प्रेजेंट है, और थायमीन और यूरेसिल में दोनों जगह पे NH प्रेजेंट है। तो इसको जब आप बनाएंगे अपने हाथ से, है ना, ऐसे नहीं याद हो सकता। इसको आपको स्क्रीन में दिखा हुआ है, इसको आप खुद से ड्रॉ करिए, खुद से बनाइए, जैसा मैंने आपको बताया उसी तरह से बनाइए। सबसे पहले कॉमन चीजों को 3 जगह पे ड्रॉ करिए, उसके बाद नाम याद करिए, उसके बाद जो अनकॉमन है उसको ड्रॉ करिए, उसको लिखिए, है ना। आपको हमेशा के लिए उसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, है ना। ऐसे तो आपको केमिस्ट्री में भी आप पढ़ ही रहे हैं, वहां पे और बहुत मतलब जिसको कहते हैं बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आप लर्न कर रहे होंगे, तो ये भी उसी में से एक है ना। तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं, जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद कर लेगा। तो आप इसको याद करेंगे। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स। प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन 3 प्रकार का होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। इसको अगर हम एक फ्लो चार्ट बना दें तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजनस बेस। क्या लिखेंगे? नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, है ना। फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने फ्लो चार्ट से लर्न करना सीख लिया उनके लिए इजी होता है ना, हमेशा फिर याद रहता है, नहीं तो कंफ्यूजन बनी रहती है। पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स के बारे में आपने पढ़ा, 2 प्रकार के होते हैं। अब इसको अगर हिंदी में कैसे लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, एडेनिन, ग्वानिन। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ना, ADENINE एडेनिन और GUANINE ग्वानिन। पिरिमिडीन्स 3 प्रकार के होते हैं। पिरिमिडीन्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, नाम है साइटोसिन, फिर है आपका यूरेसिल और फिर थायमीन। अब इस फ्लो चार्ट को देखें, क्या आपको केवल एक बार देखने पर पूरा का पूरा रिवाइज हो रहा है आपके माइंड में कि नहीं रिवाइज हो रहा है? अगर नहीं रिवाइज हो रहा है तो फिर से आपको स्लाइड्स पीछे ले जाके पढ़ने की जरूरत है। और अगर एक बार देखने पर आपको ध्यान आ रहा है, आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा दिमाग में, पहले ही मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर जो है वो आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, है ना। ये और डीप जाएंगे आप, लेकिन जो बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है उसके लिए सजेस्ट करूंगी कि स्ट्रक्चर्स को भी लर्न कर ले साथ में। अगर केवल बोर्ड की ही प्रिपरेशन चल रही है तो आप केवल इस फ्लो चार्ट को दिमाग में रखेंगे, जो आई थिंक आप सभी को आ गया होगा। तो अब इसमें आपने देखा
यहाँ पे भी अगर हम इसके ऊपर भी फ्लो चार्ट अगर मेंटेन कर दें नाइट्रोजनस बेस के ऊपर भी, तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, नाइट्रोजनस बेस के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करेंगे। यहाँ पे यदि हम लिखते हैं न्यूक्लिक अम्ल, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 चीजें हैं। पहला क्या था, पहला था आपका पेंटोज शुगर, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसी फ्लो चार्ट को आपने क्या किया, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दिया, आपको अच्छे से और अच्छे से याद हो जाएगा। पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है ना, पेंटोज शुगर जो है 2 प्रकार की होती है, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है वो मैंने आपको स्क्रीन में लिख के दिखाया। तीसरे पार्ट के बारे में आपको पढ़ना है। अभी पेंटोज शुगर के बारे में आपने पढ़ लिया, 2 प्रकार की होती है। नाइट्रोजनस बेस आपने देख लिया, 2 प्रकार की होती है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स भी 2 प्रकार की होती है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन्स 3 प्रकार की होती है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। डीएनए कितनी चीजों से, मतलब कितने सारे केमिकल्स से मिलकर के बना है, इसके बारे में आपको बात करनी है। हम डीप 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 बहुत डीप चले जाते हैं बच्चों। साइंस में जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, जो हॉस्पिटल्स में नए नए टेस्ट हो रहे हैं, कितनी चीजें अपने आप टेस्ट से पता लग जाती हैं, तो वो सारा कैसे हो रहा है, केमिकल्स के बेस पर ही हो रहा है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो केमिकल्स से ही मिलकर के बना हुआ है। कल हमने बात करी थी सामान्य तौर पर कि एक अगर कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन था कि लोग कहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयां, अंग्रेजी दवाई अगर तुरंत प्रभाव चाहिए तो अंग्रेजी दवाई करो। इसका मतलब क्या होता है कि केमिकल्स का केमिकल्स पे डायरेक्ट प्रभाव होता है, मतलब इनडायरेक्ट होने के लिए हम आयुर्वेदा की हेल्प लेते हैं जो बहुत अच्छा है, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कभी कभी दुष्प्रभाव करते हैं। पर जो इनडायरेक्ट केमिकल्स भेजे जाते हैं वो आयुर्वेदा के थ्रू, तो वो कैसे होते हैं, वो दुष्प्रभाव नहीं डालते, मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, फायदा फायदा पहुंचाएगा। लेकिन जब हम जल्दी वाली बात करते हैं ना, जब हम कोई काम जल्दी में करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। तो इसी तरीके से ये चीजें हैं। वो एक सामान्य कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि कैसे एलोपैथिक दवाई जल्दी फायदा करती है और होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयां जो है उतना फास्ट रिलीफ नहीं करती। आपको मान लीजिए 104 फीवर है, बुखार चढ़ गया 104, तो क्या कोई अंग्रेजी दवाई खाएंगे, पैरासीटामोल खाएंगे तुरंत बुखार उतारने के लिए, या हम आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे, गिलोय का काढ़ा बना के पिएंगे। गिलोय का काढ़ा बना के पिएंगे तो तुरंत बुखार नहीं उतरेगा। लेकिन अगर हम पैरासीटामोल 650 mg खा लेते हैं तो क्या होगा, फीवर हमारा थोड़ी देर में उतर जाएगा, है ना। तो उसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। गिलोय के काढ़े से आप 2-3 बार पिएंगे तब बुखार में आराम होगा, और पैरासीटामोल की 1 डोज में ही आराम होगा। तो अगर कोई चीज बहुत वर्स्ट कंडीशन में और बहुत अच्छी हो गई जल्दी से, तो उसके बीच में कुछ न कुछ दुष्प्रभाव आ जाता है। जो गिलोय वाला काढ़ा है वो थोड़ा देर से असर करेगा, लेकिन उसका प्रभाव तो होगा, दुष्प्रभाव उसका कुछ नहीं है। ये एक कॉमन सेंस की बात हो गई। तो बच्चों को अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस याद हो गया है, तब हम आगे शिफ्ट करेंगे। जो तीसरी चीज पाई जाती है आपके न्यूक्लिक अम्ल में है वो है फॉस्फेट ग्रुप, है ना। अब यहाँ पे आपने लिखना है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप।
ये फ्लो चार्ट कहीं भी आपको ढूंढना नहीं है बच्चों, आपको खुद से जब आप अपनी नोट्स बना रहे हो तो खुद से ये आपको लिखते चलना है। मैं आपको बना के इसलिए बता रही हूँ कि आप इस तरह से एक सिंगल पेज में पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर किस किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है, उसकी कैसी संरचना है, वो आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, इसको हम माइंड मैप कहते हैं। माइंड मैप इसलिए कहते हैं कि आपके माइंड में मैप, जैसे भारत का नक्शा है तो आप बड़ी क्लास में तो क्या भारत का नक्शा आपको देखना पड़ता है हर बार? नहीं, मैंने भारत का नक्शा ये शब्द बोला, आपके माइंड में भारत का नक्शा शो हो गया, आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि भारत का नक्शा कैसे है। अब आप सोच रहे हैं तो आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि नीचे की तरफ साउथ इंडिया है, इधर साइड की तरफ गुजरात है, इधर साइड की तरफ आपका अरुणाचल दिखाई देगा, ऊपर की तरफ आपका जम्मू कश्मीर दिखाई पड़ रहा है। हमारा भारत का नक्शा कुछ ऐसा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं होती, आपके माइंड में वो मैप सेट हो जाता है। ठीक इसी तरह से आपको बायो में भी फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं, जो आप जब पढ़ रहे हैं, जिसको हम सेल्फ स्टडी कहते हैं बच्चों। कोई टीचर कितना भी पढ़ा दे, कितनी भी अच्छे से मेहनत कर ले, दो चीजों के बिना आपको वो चीज नहीं आएगी। क्या? एक तो आपको फोकस्ड होना होगा, चीजों को सुनना और समझना होगा, और दूसरा उसको अंदर अपने नोट करते चलना होगा, साथ साथ लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो ही आपको हमेशा के लिए ये चीजें याद रहेगी। फिर हम कहते हैं कि ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कौन सा? जो आपके माइंड में मैप की तरह सेट होता है ना, उसी चैप्टर को आप बोलते हैं कि ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसलिए माइंड मैप जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे आप अपनी नोट्स में ये माइंड मैप्स को बना सकते हैं, उसका मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ठीक है, तो हमने लिखा ऊपर न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, डीएनए और आरएनए लिख देंगे, डीएनए और आरएनए भी उसमें लिख सकते हैं, जो आपकी फ्लो चार्ट में मिसिंग है। आप सबसे ऊपर लिखे न्यूक्लिक एसिड, 2 टाइप्स बनाइए, डीएनए आरएनए। उसके बाद उस डीएनए और आरएनए दोनों को कॉमन करिए, 3 चीजों से मिलकर के बनते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। इसके नीचे आप ये स्ट्रक्चर बनाइए और जो अंतर है उस पर रिंग बना दीजिए, मेंशन कर दीजिए, आपको याद रहेगा कि क्या अंतर है इन दोनों में। इसी तरह से नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, आपने लिखा, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। अब प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के 2 लाइन, जैसे ये 9 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, तो यही इसी फ्लो चार्ट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग। इसी तरह से यहीं पे आप ऊपर ही लिखिए 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक, क्लियर हो गया? अब आपको ये चीज याद रहेगी। अब जैसे ही आपने प्यूरिन्स लिखा, प्यूरिन्स के नीचे एडेनिन और ग्वानिन, और एडेनिन और ग्वानिन के नीचे उसका स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, दोनों में जो अंतर है उस पर रिंग लगाइए, ऐसे याद रहेगा। 6 मेंबर्ड रिंग में आपका पिरिमिडिन्स है 3 प्रकार, उसका नीचे स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बनाया। ये स्ट्रक्चर आप पहले क्या करें, कॉमन साइकिल बना के कंप्लीट कर दें, फिर उसमें ये भरना शुरू करें केमिकल्स, और जहां जहां अंतर है वहां पे आप ऐसे डॉटेड रिंग बना दीजिए। ऐसे करके डॉटेड रिंग बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डॉटेड रिंग बनाया, थायमीन और यूरेसिल बिल्कुल एक जैसा है, अंतर कहाँ पे है? अंतर खोजो, छोटे बच्चे थे तो अंतर खोजते थे ना हम लोग, 2 चित्रों के बीच अंतर बताइए, तो अंतर ढूंढना है अगर, तो क्या देखा, यहाँ पे एक छोटी सी डंडी, मतलब एक छोटा सा बॉन्ड मिसिंग है केवल, बस पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो उस पे क्या करेंगे, ऐसे डॉट बना दीजिए ताकि आपको अंतर जो है वो समझ में आ जाए। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। आपने न्यूक्लिक अम्ल के कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें मैंने आपको पहले कंपोनेंट के बारे में बताया पेंटोज शुगर, दूसरा कंपोनेंट है आपका नाइट्रोजनस बेस। पूरा सेशन आपने अच्छे से सुना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। कैसे आप अपनी नोट्स में फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं, कैसे आप माइंड मैप के थ्रू पूरी कहानी को याद कर सकते हैं, वो आप सीखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगले सेशन में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।